इमरान ने लड़की शकीला वाला किस्सा हाजी साहब को सुनाने की ज़रूरत महसूस नहीं की थी। इन्हें सुनाने का कोई फ़ायदा भी नहीं था। पुलिस को दूसरे दिन पार्क में से बदमाश धर्मों की लाश मिल गई होगी। दिल्ली जैसे बड़े और जराइम से भरे हुए शहर में रोज़ एक लावारिस लाश कहीं ना कहीं से मिलती ही रहती थी। अखबार में कभी खबर छपती थी, कभी नहीं छपती थी, कुछ नहीं होता था। अगले रोज़ फिल्म ड्यूलेप होकर आ गई। बड़ा अच्छा रिजल्ट आया था। पॉकेट बुक साइज़ के सफ़ों पर फाइल के फुल स्केप कागज़ की एक एक सतर साफ आई थी। हाजी साहब कहने लगे, फ़ोटो तुम अपने साथ ले जाओ, इसका नेगेटिव मेरे पास ही रहने दो, तुम्हारा सफ़र लंबा है, रास्ते में किसी किस्म के भी हालात पेश आ सकते हैं। फ़ोटो अगर ज़ाया हो गई तो नेगेटिव तो महफूज रहेगा। हाजी साहब ने बड़ा अच्छा मशवरा दिया था। वैसे इमरान ने फ़ाइल के एक अहम सफ़े के अक्स पर इस जहाज़ का नाम और नंबर पढ़कर अपनी पॉकेट बुक पर नोट भी कर लिया था और इसे ज़ुबानी भी याद कर लिया था। इमरान ने नेगेटिव हाजी साहब के पास ही रहने दिया और सीक्रेट फाइल के चारों सफ़े जो छोटे साइज़ के थे, हाजी साहब के मशवरे से इनको तय करके इनके गिर्द चमड़ा मुड़कर इन्हें एक तावीज़ बनाकर अपने बाजू पर बांध ली। इस तरह से इसे यकीन था कि चाहे हालात जैसे भी हों, रास्ते में कैसी ही सूरत इख्तियार क्यों ना हो जाए, इस तावीज़ को कोई हाथ नहीं लगाएगा। अब इमरान ने वापसी की तैयारी शुरू कर दी। दिल्ली में इसका मिशन मुकम्मल हो चुका था। हाजी साहब ने दिल्ली से अहमदाबाद तक का 3rd क्लास का एक टिकट मंगवा लिया था। दूसरे रोज़ रात की गाड़ी से इमरान ने रवाना हो जाना था। इसने कमांडो चाकू तो हाजी साहब को वापस कर दिया, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक राड अपने पास ही रखा। ये चीज़ इसके अगले अहम मगर बड़े ही ख़तरनाक मिशन में काम आ सकती थी। रात के 10 बजे वो हाजी साहब से इजाज़त लेकर रुखसत हुआ और अकेला ही रिक्शे में बैठ गया। दिल्ली के रेलवे स्टेशन पर आ गया। कमांडो जहाँ ज़रूरी हो वहाँ 2nd और 1st क्लास में सफ़र करते, वगरना आमतौर पर वो रेल के 3rd क्लास में ही सफ़र करते हैं। इसकी वजह यह है कि 3rd क्लास में मुसाफिरों के रश की वजह से दूसरों की नज़र में आने का इम्कान कम होता है और अगर पुलिस की निगाह में आ भी जाए तो कमांडो को मुसाफिरों के हुजूम में अपने आप को छुपाने और फरार के मौके आसानी से मिल जाते हैं। वापसी का सफ़र भी काफ़ी तवील था और थका देने वाला था, मगर कमांडो के बदन फौलाद के होते हैं, वो बड़े सख्त जान होते हैं। सफ़र चाहे 10 दिन का हो, वो थकते नहीं हैं। हाँ, किसी वक्त बोर ज़रूर हो जाते हैं। इमरान खैरियत से अहमदाबाद पहुँच गए। रास्ते में किसी को इस पर पाकिस्तानी होने का शक नहीं पड़ा। हर स्टेशन मुसाफिरों का एक हुजूम उतरता था तो दूसरा हुजूम डब्बे में घुसाता था। कमांडो ट्रेन के सफ़र में भी सिर्फ मतलब के वक्त किसी मुसाफिर को दोस्त बनाता है, वरना वो किसी मुसाफिर से कभी बेतकल्लुफ़ नहीं होता। हूँ हाँ करके मुसाफिर से पीछा छुड़ा लेता है। अहमदाबाद से इमरान ने भावनगर जाने वाली ट्रेन पकड़ ली। इस ट्रेन ने इसे रात के 9:15 बजे भावनगर पहुंचाया। शाहजी उर्फ चंद्रकांत अपने ऑफिस में बैठे काम कर रहे थे। सबको मालूम था कि इनका ऑफिस रात के 10 बजे तक खुला होता है। इमरान को देखकर सामने वाली कुर्सी पर बैठने का इशारा किया। पहली बात ये पूछी कि किसी ने तुम्हारा पीछा तो नहीं किया। जब इमरान ने कहा कि मेरा ख्याल है मैं साफ निकल आया हूँ, तो बोले तुम्हारा काम किस हद तक हुआ। इमरान बोला जिस चीज़ की ज़रूरत थी वो मुझे मिल गई है। अच्छी बात है, तुम ऊपर कमरे में चले जाओ, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। इमरान ऊपर कमरे में जाकर पलंग पर लेट गया। थोड़ी देर में शाहजी भी आ गए। कहने लगे, अब पूरी बात तफसील से बताओ। इमरान ने कहा, हाजी साहब बड़े काम के आदमी हैं, इनकी मदद शामिल हाल ना होती तो इस मिशन की कामयाबी मुश्किल थी। शाहजी बोले, मतलूबा जहाज़ का नाम और नंबर मालूम हुआ क्या? इमरान ने बाजू का तवीज़ उतार कर इसका चमड़ा अलग किया और सीक्रेट फाइल के सफ़हात की फ़ोटो कापियाँ इनके सामने रख दी। ये भारत के महकमा दफा के टॉप सीक्रेट फाइल के अहम तरीन सफ़हात की फ़ोटो कापियाँ थी। फिर इमरान ने एक छोटा सफ़ा शाहजी के सामने करते हुए कहा, यह है इस जहाज़ का सीक्रेट नाम और नंबर जो मर्चेंट नेवी का आम बारबरदार जहाज़ है, लेकिन जिस पर कश्मीर में इस्तेमाल होने वाला गोरा बारूद और असलाह की भारी मिकदार भारत लाई जा रही है। शाहजी ने जेब से ऐनक निकाल कर आंखों पर लगाई और बड़े गौर से इस सफ़े को देखने लगे। इमरान बोले, इसमें लिखा है कि ये जहाज़ खलीज कांबे के अंदर खलीज की आखिरी बंदरगाह कांबे की गोदी पर आकर लगेगा और वहाँ से गोला बारूद और असले से लदे हुए फौजी ट्रक मुसल्ले गार्ड्स की हिफाजत में आधी रात को अहमदाबाद जाया करेंगे, जहाँ से आगे वो जम्मू मिलिट्री हेडक्वार्टर जाएंगे। शाहजी की निगाहें सीक्रेट फाइल के सफ़े पर जमी हुई थी। कहने लगे, इमरान तुमने बड़ा काम किया है। ये इन्फॉर्मेशन मिलनी बड़ी मुश्किल थी, मुझे भी अपने ज़राए से यही खबर मिली थी। ये असले से लदा हुआ मर्चेंट नेवी का जहाज़ भावनगर बंदरगाह की गोदी पर आकर लगेगा, जो इन्फॉर्मेशन गलत साबित हुई है। यहाँ गल्फ ऑफ कॉम्बे की आखिरी बंदरगाह कॉम्बे का नाम लिखा है, जहाज़ का नाम भी और नंबर भी लिखा है। इमरान ने कहा, लेकिन इस टॉप सीक्रेट फाइल में भी ये नहीं लिखा कि ये जहाज़ किस रोज़ गोदी पर आकर लगेगा। शाहजी बोले, इसकी तुम फिक्र न करो, ये जहाज़ जिस रोज़ कांबे की बंदरगाह पर आकर लगने वाला होगा, मुझे इसके 1 रोज़ पहले ही इतला मिल जाएगी। अब तुम्हारा काम ये है कि अपने अगले मिशन की मनसूबाबंदी शुरू कर दो। इमरान ने कहा, ये काम मैं अपने साथी कमांडो जबरान से मिलकर ही कर सकता हूँ। जब हम पूरी प्लानिंग कर लेंगे तो आपको बता देंगे और फिर आपका मशवरा भी लेंगे।
शाहजी ने कहा, जबरान को मैं सुबह यहाँ बुलवा लूंगा, वो इस दौरान मेरे स्टोर में ही रहा है, बल्कि मैं समझता हूँ कि तुम लोगों के अगले मिशन का तकाजा है कि तुम भी जबरान के साथ स्टोर में ही डेरा लगा लो। तुम में से किसी एक का भी मेरे यहाँ रहना और मेरे ऑफिस में ज़्यादा आना जाना मुनासिब नहीं। शाहजी का मशवरा मौके की मुनासबत से बिल्कुल दुरुस्त था। चुनांचे इमरान ने इसी लम्हे इस मशवरे पर अमल करने का फैसला कर लिया और कहा, हमें आपके मशवरे के मुताबिक अमल करना चाहिए। अब जबरान को यहाँ बुलवाने की ज़रूरत नहीं, मैं खुद इसके पास स्टोर में चला जाऊँगा, मुझे सिर्फ स्टोर का रास्ता बता दें। शाहजी उर्फ चंद्रकांत बोले, सिर्फ रास्ता बता देने से तुम वहाँ नहीं पहुँच सकोगे, मैं मुँह अंधेरे आऊँगा और तुम्हें खुद वहाँ लेकर जाऊँगा, अब तुम सो जाओ। कई किस्म के ख्यालात इमरान के ज़हन में आ रहे थे। क्या हम अपने मिशन में कामयाब हो जाएंगे? दुश्मन के घर में जाकर इंतहाई ज़बरदस्त सिक्योरिटी में इसके बहुत बड़े और बेहद अहम जहाज़ को उड़ा देना कोई मामूली काम नहीं था। इसके लिए मजबूत मनसूबाबंदी और अकल की ज़रूरत थी। यह ऐसा ख़तरनाक मिशन था कि मुकम्मल मनसूबाबंदी करने और अकल से काम लेने के बावजूद कुछ मालूम नहीं था कि नतीजा क्या निकलेगा। अभी दिन नहीं निकला था, रात का अंधेरा ही था कि शाहजी ने आकर इमरान को जगाया। मेरे साथ आओ, नाश्ता वहीं जाकर कर लेना। शाहजी के पास एक पुरानी खटारा जीप थी, दोनों जीप में सवार हो गए। शाहजी खुद जीप चला रहे थे। बाउन नगर के बाजार पिछले पहर के अंधेरे में सुनसान पड़े थे। शाहजी के स्टोर तक पहुंचते पहुंचते आधा घंटा लग गया। जबरान इमरान से गले लगकर मिला, पूछने लगा, क्या हुआ? इमरान ने कहा, जो कुछ हुआ बिल्कुल दुरुस्त हुआ है, मैं दिल्ली से कामयाब लौटा हूँ। जबरान को इमरान ने टॉप सीक्रेट फाइल के फ़ोटो अक्स दिखाए और कहा, जहाज़ का नाम ये है और ये है इसका नंबर, ये मर्चेंट नेवी का जहाज़ है और ये सामान लाने ले जाने के लिए काम आता है। फाइल के मुताबिक जाहिर यह किया जाएगा कि इस जहाज़ में गंदम और दूसरी अशियाए खुर्दनोश मंगवाई गई हैं, लेकिन हकीकत में ये जहाज़ असला और गोला बारूद से भरा हुआ होगा। जबरान ने कहा, इसके खलीज कामे में दाखिल होने की तारीख और वक़्त नहीं लिखा हुआ। शाहजी ने कहा, इस बारे में तुम्हें फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं, आखिर मैं इतने बरसों से किस लिए धूनी रमा कर बैठा हुआ हूँ। जिस दिन जहाज़ खलीज के ऊपर की जानिब आखिरी बंदरगाह कामे की गोदी में आकर लगेगा, इसी दिन मेरे आदमी मुझे जहाज़ का नाम और नंबर बता देंगे। मेरा ख्याल है कि इंडियन नेवी बड़ी होशियारी से काम लेते हुए उस रोज़ 3-4 माल बरदार जहाज़ खलीज में लाएगी। असला बारूद वाला जहाज़, जिसका नाम फाइल में शिवा बताया गया है, इन जहाज़ों के साथ ही खलीज में एक आम माल बरदार जहाज़ की हैसियत से गोदी के साथ आकर लग जाएगा। इसके बारे बड़ी राजदारी से काम लिया जा रहा है। लोग इसे भी मर्चेंट नेवी का एक तिजारती बार बरदार जहाज़ ही समझेंगे, मगर मेरे आदमी जहाज़ों में से इस जहाज़ की इतला मुझे कर देंगे जिसमें असला वगैरह लदा हुआ होगा। जबरान ने इमरान से सवाल किया, जो बड़ा अहम सवाल था, बल्कि इस मिशन का कलीदी सवाल था। इसने पूछा, इस जहाज़ तक पहुंचने के लिए भी तुम्हारे जहन में कोई मंसूबा है? इमरान ने नफ़ी में सर हिला दिया। इस वक्त हतमी शक्ल में कोई मंसूबा नहीं है, इस बारे में हमें शाहजी से भी मशवरा करना होगा। शाहजी पास ही बैठे थे, इनकी बातें बड़े गौर से सुन रहे थे। कहने लगे, इस जहाज़ तक पहुंचने के दो ही तरीके हो सकते हैं, या तो समंदर के नीचे गोता लगाकर इस तक पहुंचा जाए, या कोई भेस बदल कर जहाज़ में बराह रास्त दाखिल हुआ जाए। मगर इस बात का फैसला जहाज़ के गोदी में लगने के बाद, इसके इर्द गिर्द सिक्योरिटी का इंतज़ाम देखने के बाद ही हो सकता है। इमरान बोला, लेकिन शाहजी, हमें दोनों सूरतों पर गौर ज़रूर कर लेना चाहिए। सबसे पहले तो मैं ये पूछना चाहूँगा कि अगर जहाज़ के इर्द गिर्द सिक्योरिटी का ज़बरदस्त इंतज़ाम हुआ तो जाहिर है कि हम भेस बदल कर भी जहाज़ में दाखिल न हो सकेंगे, तो समंदर में गोता लगाकर हमें जहाज़ के नीचे पहुंचकर अपना काम मुकम्मल करना होगा। इस सूरत हाल में हमें आपकी मदद की अशद ज़रूरत होगी, बल्कि आपके ताउन के बगैर हम एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा सकते। शाहजी इन दोनों की तरफ देख रहे थे और ज़ेरे लब मुस्कुरा भी रहे थे। कहने लगे, तुम्हें जिस चीज़ की ज़रूरत होगी तुम्हें मुहैया कर दी जाएगी। मैंने अपने खुफिया ज़राए के मुतालिक तुम्हें कुछ नहीं बताया और बताने की ज़रूरत भी नहीं है। सबसे पहले जहाज़ को गोदी पर लगने दो, इसके बाद इस बात का फैसला होगा कि तुम्हें जहाज़ को तबाह करने के लिए क्या तरीक़ाकार इख्तियार करना चाहिए। जबरान और इमरान खामोशी से शाहजी की एक एक बात गौर से सुन रहे थे। शाहजी उर्फ चंद्रकांत ने कहा, लेकिन इस मामले में तुम्हें जिस चीज़ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना पड़ेगा वो राजदारी और एहतियात है। राजदारी और एहतियात हर कदम पर, हर सांस पर। जिस रोज़ जहाज़ गोदी पर आकर लगेगा, इस दिन से तुम मेरे ऑफिस और दुकान पर नहीं आओगे। मैं खुद रात के अंधेरे में किसी न किसी वक्त आकर तुमसे मिल जाया करूँगा। मैं एक मुद्दत से यहाँ बैठकर पाकिस्तान और कश्मीर के जिहाद के लिए काम कर रहा हूँ। आज तक किसी को मुझ पर शक तक नहीं पड़ा। इसकी वजह सिर्फ यही है कि मैं इंतहाई राजदारी और इंतहाई एहतियात से काम लेता हूँ। तुम नए नए यहाँ आए हो, तुम्हें बिल्कुल नहीं पता कि इंटेलिजेंस वाले किस किस हुलिये में इस सारे नाजुक और हसास इलाके में चल फिर रहे हैं। मुझे सबके बारे में मालूम है। मैं एक मील से इंटेलिजेंस वालों की बू सूंघ लेता हूँ, और जिस रोज़ असला और गोला बारूद से भरा हुआ जहाज़ बंदरगाह पर आकर लगा, इसके बाद तो सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस का तो इस सारे इलाके में जाल बिछा दिया जाएगा। जबरान बोला, शाहजी, हम आपके इशारों पर चलेंगे। आपके इशारे के बगैर हम अपने मिशन के सिलसिले में एक कदम भी नहीं उठाएंगे। शाहजी कहने लगे, अगर वाकई तुम ऐसा करोगे तो याद रखो कि ना सिर्फ ये कि अल्लाह के हुक्म से,
तुम अपने मिशन में कामयाब होगे, बल्कि तुम पर इंटेलिजेंस वालों की निगाह तक न पड़ सकेगी। अगर ये बात ना होती तो मैं दुश्मन के पेट में बैठकर यहाँ 25 साल नहीं गुजार सकता था, बल्कि अब तक मेरी हड्डियाँ भी ज़मीन के नीचे गल सड़ चुकी होती हैं। अब मैं चलता हूँ। दिन निकलने वाला था। मैं सुबह का उजाला फैलने से पहले अपने अड्डे पर पहुँच जाना चाहता था। शाह जी चले गए। इनके जाने के बाद जबरान ने इमरान से कहा, अगर हम समंदर में रात के अंधेरे में गोता लगाकर जहाज़ तक पहुँचते हैं या कोई भेस बदल कर जहाज़ में दाखिल होने में कामयाब होते हैं, तो इन दोनों सूरतों में हमें जिस चीज़ की सबसे पहले ज़रूरत पड़ेगी वो इंतहाई ताकतवर मगर मुख्तसर साइज़ के बम होंगे। ये बम रिमोट कंट्रोल बम भी हो सकते हैं और टाइम बम भी हो सकते हैं। क्या शाह जी इस किस्म के जदीद तरीन और इंतहाई धमाका खेज़ बम हमें मुहैया कर सकेंगे? इमरान ने कहा, मेरा ख्याल है शाह जी इसका इंतज़ाम ज़रूर कर दें। उन्होंने तो हमें इसका यकीन भी दिलाया है कि वो हमारे मिशन में काम आने वाली हर ज़रूरी शय हमें सप्लाई करेंगे। बाकी ये तो वक्त आने पर ही पता चलेगा कि वो क्या चीज़ मुहैया कर सकते हैं और क्या चीज़ नहीं कर सकते। इसी तरह बातें करते करते बाहर सवेरा हो गया। बूढ़े चौकीदार ने आकर नाश्ते का पूछा। इमरान बोले, नाश्ता अगर तैयार है तो ले आए मियाँ जी। चौकीदार जी अच्छा कहकर चला गया। जबरान कहने लगा, ये चौकीदार बुजुर्ग मुझे यहाँ के नहीं लगते, इनका उर्दू बोलने का लहजा दिल्ली वालों का है। इमरान बोला, बाबा हमारे शाह जी का कोई इंतहाई भरोसे का आदमी होगा, वो हमसे ज़्यादा बातचीत नहीं करता और ये बड़ी अच्छी बात है। थोड़ी देर बाद चौकीदार बाबा नाश्ता ले आए। दोनों खामोशी से नाश्ता करने लगे। नाश्ते के बाद चाय पीते हुए जबरान ने कहा, इंडियन नेवी ने महज सिक्योरिटी की खातिर असला और बारूद एक आम माल जहाज़ में मंगवाया है। अब खुदा करे कि ये एमुनेशन इसी जहाज़ में आ रहा हो जिसके बारे में सीक्रेट फाइल में दर्ज है। इमरान चाय का घूंट निगलने के बाद कहने लगा, सीक्रेट फाइल में महकमा दफा को जहाज़ का गलत नाम लिखने की क्या ज़रूरत थी? कहीं कहीं तो जहाज़ का सही नाम लिखना ही था और वो टॉप सीक्रेट फाइल ही हो सकती थी। वैसे भी जब जहाज़ बंदरगाह पर पहुंच जाएगा तो शाह जी के इतने ज़राए हैं और वो ये मालूम करवा लेंगे कि इस ख़ास जहाज़ में एमुनेशन लदा हुआ है या नहीं। जबरान कुछ ज़्यादा हकीकत पसंद वाक़ हुआ था। कहने लगा, इमरान भाई मैं ये ज़रूर कहूँगा कि अभी सूरत हाल वाज़ेह नहीं है। ये मिशन इतना पेचीदा और नाजुक है कि किसी वक्त मुझे इसकी कामयाबी पर शुबा होने लगता है। इमरान ने चाय की प्याली तबाही पर रख दी और कमरे का जायज़ा लेते हुए बोला, मेरा ख्याल है हमें अब मौजू तब्दील कर देना चाहिए। ये बताओ कि यहाँ दूसरी चारपाई का क्या बंदोबस्त होगा? आखिर मुझे भी अब यहीं रहना है। जबरान हंस कर कहने लगा, भाई तुम मेरी चारपाई पर सो जाना, मैं ज़मीन पर सो जाऊँगा। वैसे फ़िक्र न करो, चौकीदार बाबा इसका इंतज़ाम कर देगा। इमरान और जबरान ने इसके बाद शाहजी उर्फ चंद्रकांत के ऑफिस और मकान पर जाना बंद कर दिया। शाहजी भी एक दिन छोड़कर रात के अंधेरे में किसी वक्त अचानक आकर इन्हें मिल जाते और हालात से बाखबर कर जाते। ये जगह जैसा कि पहले बयान कर चुका था, गुजरात के इस साहिली शहर के बाहर कुछ फासले पर थी। इर्द गिर्द कोई आबादी नहीं थी। जुनूब की जानिब दलदली ज़मीन शुरू हो जाती थी। इस तरफ आगे जाकर समंदर की छोटी खाड़ी आ जाती थी जहां माहीगीरों की कश्तियां चलती फिरती रहती थी। सारी ज़मीन शोरज़दा थी जिसकी वजह से इस तरफ किसी ने मकान वगैरह नहीं बनाया था। शाहजी ने मुसलहतन यहाँ अपना स्टोर बना रखा था। स्टोर की दीवारों का सीमेंट जगह जगह से शोर की वजह से फूला हुआ था। रात को मच्छर बहुत हमले करते थे। इनसे बचने के लिए इमरान और जबरान मच्छरदानियाँ लगाकर सोते थे। इन मच्छरों से इन्हें सिर्फ एक ही ख़तरा था कि इनके काटने से कहीं इन्हें मलेरिया बुखार न चढ़ जाए। बुखार होने की सूरत में इनका मिशन धरे का धरा रह जाता। चुनाचा वो अपनी सेहत को हर कीमत पर बहाल रखना चाहते थे। वो कम और सादा ग़िज़ा खाते थे और दिन के वक्त कुछ फासले पर जाकर ताड़ और नारियल के दरख्तों में हल्की फुल्की वर्जिश भी कर लिया करते थे। शाहजी एक दिन छोड़कर कभी रात के 2 बजे कभी रात के पिछले पहर अचानक आ जाते और इन्हें बता जाते कि जहाज़ अभी तक बंदरगाह पर आकर नहीं रुका। इसी तरह 12 दिन गुजर गए। एक दिन रात को बारिश हो रही थी। मौसम बड़ा हवसालूद था क्योंकि हवा बंद थी। इमरान और जबरान मच्छरदानियाँ लगाकर अपनी अपनी चारपाइयों पर जाग रहे थे और बातें कर रहे थे। एक टेबल फैन कोने की मेज़ पर रखा पूरी स्पीड के साथ चल रहा था, मगर इसकी हवा मच्छरदानियों की जालियों में से बहुत कम आ रही थी। बारिश की आवाज़ में इन्हें जीप के इंजन की आवाज़ सुनाई दी। इमरान चारपाई पर उठकर बैठ गया। कहने लगा, जबरान मेरा ख्याल है शाहजी आई है। आवाज़ तो इनकी खटारा जीप की ही है। ये कहकर जबरान भी उठ बैठा। जीप की आवाज़ स्टोर के दरवाजे के पास आकर रुक गई। इमरान और जबरान दोनों मच्छरदानियाँ हटाकर बाहर निकले। दरवाज़ा शाहजी ने मखसूस अंदाज में दस्तक दी। इमरान ये कहकर उठा, शाहजी ही हैं। इसने बढ़कर दरवाज़ा खोला। शाहजी अंदर आ गए। उन्होंने बारिश वाली बरसाती पहन रखी थी। अंदर आते ही उन्होंने बरसाती उतार कर एक तरफ रख दी और बोले, तुम अभी तक जाग रहे थे क्या? जबरान बोला, जी हाँ, वैसे भी हमें गैर शऊरी तौर पर आपका इंतज़ार था क्योंकि आज आपके आने की बारी थी। ये लोग मच्छरदानियाँ हटाकर चारपाइयों पर आमने सामने बैठ गए। टेबल फैन की हवा सीधी इनकी तरफ आ रही थी। दीवार वाला कमज़ोर बल्ब रोशन था। ये बल्ब सारी रात जलता रहता था। इमरान ने पूछा, मेरा दिल कहता है कि आज आप कोई अच्छी खबर लेकर आए हैं। शाहजी मुस्कुरा रहे थे। कहने लगे, पहले ये बताओ कि तुमने कैसे अंदाज़ा लगाया कि मैं कोई खुशखबरी लेकर आया हूँ?
क्योंकि मेरे दिल में खुशी या गम के जो भी तासुरात हों वो कभी मेरे चेहरे पर नहीं आते। एक कामयाब जासूस या कमांडो की यही सबसे अहम खसूसियत होती है। इमरान बोला, यकीन करिए आपके चेहरे से मुझे यही मालूम हुआ था कि आप आज भी कोई खबर नहीं लाए। ये तो महज मेरे दिल ने या मेरी छठी हिस्स ने मुझे बता दिया है कि शाहजी कोई अच्छी खबर लाए हैं। शाहजी बोले, तुम्हारी छठी हिस्स ने बिल्कुल सही बताया है। खुशी की खबर यह है कि जिस जहाज़ का तुम्हें इंतज़ार था वो आज शाम के वक्त खलीज कांबे में दाखिल होकर कांबे की बंदरगाह पर आकर लंगर अंदाज हो गया है। इस जहाज़ का वही नाम है और इसका वही नंबर है जो महकमा दफा की सीक्रेट फाइल में लिखा हुआ है। इमरान और जबरान को यह सुनकर इत्मीनान नसीब हुआ। इनकी इंतज़ार की कठिन घड़ियां ख़त्म हो गई थी। जबरान ने पूछा, शाहजी आपने इस बात की तस्दीक कर ली है कि ये वही जहाज़ है जिसका हमें इंतज़ार है और जिस पर एमुनेशन और जदीद तरीन भारतीय असला लदा हुआ है। शाहजी ने गहरी निगाहों से जबरान की तरफ देखा और कहा, बरखुरदार, जितनी तुम्हारी उम्र है इतनी उम्र मुझे यहाँ दुश्मन के घर में बैठे जासूसी करते गुजर गई है। मेरी इतला कभी गलत नहीं होती। जबरान ने फ़ौरन माजरत पेश की, शाहजी यकीन करें मेरा ये मतलब हरगिज़ नहीं था। अगर आपने ऐसा समझा तो मैं आपसे माफ़ी का ख्वास्तगार हूँ। इमरान बोला, मैं भी जबरान की तरफ से माजरत पेश करता हूँ। शाहजी ने इमरान के कंधे को थपथपाते हुए कहा, ऐसी बात नहीं है बरखुरदार, बहरहाल हमें असल मौजू पर आना चाहिए। बात यह है कि जहाज़ मर्चेंट नेवी का मालबरदार है। इसका नाम और नंबर भी वही है जो सीक्रेट फाइल में दिया गया है। इसके बावजूद कल दोपहर मैं मालूम कर लूँगा कि इसमें गोला बारूद लदा हुआ है कि नहीं। इतनी रिपोर्ट मुझे मिल गई है कि जहाज़ की गोदी पर लगते ही वहाँ खुफिया तौर पर सिक्योरिटी बड़ी सख्त कर दी गई है और नेवी, आर्मी और पुलिस के इंटेलिजेंस वाले सिविलियन कपड़ों में जगह जगह फिर रहे हैं। आज तक कभी किसी मालबरदार जहाज़ के लिए सिक्योरिटी का इतना सख्त इंतज़ाम नहीं देखा गया। इसके बावजूद एमुनेशन के बारे में मुझे तस्दीक शुदा रिपोर्ट कल दोपहर या शाम तक मिल जाएगी। अगर ये रिपोर्ट मुझे मिल गई तो मैं कल रात को किसी वक्त आऊँगा। शाहजी जाते वक्त एक बार फिर ताकीद कर गए कि दिन के वक्त ज़्यादा इधर उधर मत फिरना। इनके जाने के बाद वो देर तक यही बातें करते रहे कि अगर यही वो जहाज़ निकला जिसके पीछे वो यहाँ तक आए हैं और इतनी दरबदरी की है तो क्या शाहजी इनकी मतलूबा ज़रूरतें पूरी कर सकेंगे। अपने हेडक्वार्टर से चलते वक्त इन्हें शाहजी के बारे में यकीन से कहा गया था कि वो इनकी हर ज़रूरत पूरी कर सकते हैं। इसके होते हुए किसी दूसरी जगह नहीं जाना पड़ेगा। दूसरे दिन शाम तक बारिश होती रही। भारत के इस इलाके में बारिशें सर्दियों के मौसम में भी काफ़ी होती हैं। सर्दियों का मौसम तो इस तरफ आता ही नहीं, सिर्फ इतना होता है दिसंबर जनवरी में रातें थोड़ी ठंडी हो जाती हैं। बारिश मूसलाधार हो तो हबस हो जाता है। शाम को बारिश थम गई। इमरान और जबरान दोनों कमांडो जाबाजों ने कमरे में ही खाना खाया और मच्छरदानियां लगाकर लेट गए। जबरान बोला, मेरा दिल कहता है शाहजी को रिपोर्ट मिल गई है और आज रात वो किसी भी वक्त ज़रूर आएंगे। और ऐसा ही हुआ। जिस वक्त दरवाजे पर दस्तक हुई इमरान जाग रहा था। इमरान ने सिराने के नीचे से घड़ी निकाल कर देखी, रात का 1:15 बज रहा था। इसने जबरान को उठा दिया और कहा, मेरा ख्याल है शाहजी आए हैं। जबरान बोला, ध्यान से जाना, कोई और भी हो सकता है। इमरान ने दरवाज़ा खोला तो शाहजी अंदर आ गए। आते ही बोले, भाई साहब मुबारक हो, ये वही जहाज़ है जो आपका टारगेट है। इसकी निचली 2 मंजिलें हर किस्म के असले और गोला बारूद से भरी हुई हैं। इसका कप्तान गोवा का रहने वाला हिंदुस्तानी है। जहाज़ के अमले में पारसी, ईसाई और मद्रासी और 2-3 पंजाबी भी शामिल हैं। ये जहाज़ बज़ाहिर जनूबी अफ्रीका से प्याज और सोयाबीन लेकर आ रहा है। जहाज़ की तीसरी मंजिल वाले गोदाम में महज दिखावे के लिए प्याज और सोयाबीन के 4-5 हज़ार बोरे भी लदे हुए हैं। इमरान ने पूछा, ये जहाज़ खलीज कांबे की बंदरगाह कांबे की कौन सी गोदी पर आकर लगा है। शाहजी बोले, तुम दोनों में से किसी ने कांबे की बंदरगाह नहीं देखी। मैंने देखी हुई है। ये बंदरगाह जहाँ पर वाक़े है वहाँ आकर खलीज कांबे का समंदर ख़त्म हो जाता है। कांबे बंदरगाह की 3 गोदियाँ हैं। चूँकि यहाँ ज़्यादातर माल बरदार जहाज़ आकर लगते हैं इसलिए यहाँ 3-3 अलग गोदियाँ बनाई गई हैं। इस मकसद के लिए 2 जगहों से समंदर का पानी नहर की शक्ल में काट कर अंदर तक ले जाया गया है। ये जहाज़ जिसका नाम शिवा है, ये बंदरगाह की तीसरी और आखिरी गोदी पर लगाया गया है। वहाँ समंदर एक बड़ी और गहरे पानी वाली नहर की शक्ल में जाता है। इस गोदी की तरफ खुश्की है। सिर्फ एक तरफ समंदर की नहर या खाड़ी है। खुश्की पर एक जानिब जो गोदाम बने हुए हैं, इनकी छतों पर नेवी और आर्मी की फौज मशीन गन्नों के मोर्चे बनाए बैठ गई है। इस तरफ किसी को जाने की इजाज़त नहीं है। हत्ता कि बंदरगाह के अमले के लोग भी गोदी के चीफ ऑफिसर की तरफ से जारी किए गए शनाख्ती इजाज़तनामे के बगैर इस तरफ नहीं जा सकते। दिन के वक्त और रात के वक्त भी खाड़ी के समंदर में नेवी के सिपाही छोटी मोटर बोटों में गश्त लगाते रहते हैं। बताने वाले ने यह भी बताया है कि खुले समंदर की जानिब खाड़ी में आहनी जाल की एक दीवार समंदर के अंदर खड़ी कर दी गई है। ये लोहे के मजबूत और मोटे तारों वाली जालीदार दीवार है। ये भी सुना गया है कि इस आईनी दीवार के पीछे कुछ दूर तक समंदर में बारूदी सुरंगें भी बिछा दी गई हैं ताकि किसी दहशतगर्द के समंदर के नीचे से अंदर आकर जहाज को तबाह करने का इम्कान ही बाकी न रहे। अगर तुम लोग समंदर के अंदर से गोता लगाकर जहाज तक पहुंचना चाहोगे तो तुम्हें सबसे पहले समंदर में बिछी हुई
बारूदी सुरंगों से अपने आप को बचाना होगा। इसके बाद आहिनी जाल के मोटे तारों को काटना होगा। इसके बाद कहीं तुम जहाज के पैंदे तक पहुंच सकोगे। वहां भी जहाज के अकब में समंदर में गश्ती पेट्रोल पार्टियां मोटर बोटों में गश्त लगा रही होंगी और इनकी सर्च लाइटों की तेज रोशनी समंदर की सतह को दिन की तरह रोशन कर रही होगी। तुम में से किसी ने जरा सा सर बाहर निकाला नहीं कि तुम पर मशीन गनों के फायर बारिश की तरह बरसना शुरू हो जाएंगे। तो दोस्तों, अगली किस्त सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल के आइकॉन को भी दबा दें ताकि हर जो आने वाली वीडियोस हैं वो आपको सबसे पहले मिलती रहें।